सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज यूपीएसआई के बारे में मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। यूपीएसआई में जो सबूत वायरल होने का सिलसिला आंसर की आई थी 10 दिसंबर, तब से स्टार्ट हुआ था, जो लगातार चला आ रहा है। ठीक है, वो आज रिजल्ट आया था हमारा 12 जून को, तब तक भी लगातार चलता आ रहा है। ठीक है, 12 जून के बाद रिजल्ट आने के बाद हम जब हमने उसको सर्वे किया, वेरीफाई किया, तो उसमें ऐसे कई तथ्य सामने आए थे, ऐसी कई चीज़ें आई थी जिसमें ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आई थी। जैसे एक नीतीश कुमार है, वो गाड़ी में बैठकर बाहर लैपटॉप पे पेपर दे रहा है। और एक अर्जुन प्रसाद है, जिसको एसटीएफ ने 20 मई को कानपुर से पकड़ा था उसके सॉल्वर के साथ, लेकिन आज उसका भी फाइनल लिस्ट में नाम है, नीतीश कुमार का भी नाम है, ऐसे कई नाम है। तनु चौधरी है एक, उसका नाम है फाइनल सिलेक्शन में। एक रुचि पांडे है, जिसका डीवीपीएसटी में बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया था, लेकिन उसका नाम है। कुछ अदर स्टेट के हैं जिनको रिजर्वेशन दे दिया गया है, आदित्य कुमार है, सौम्यना गौतम है। कुछ ऐसे हैं जो ओवर एज हैं लेकिन उनको रिजर्वेशन दे रखा है। कुछ ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं लेकिन उनको SC ST का आरक्षण दे रखा है। इस रिजल्ट में इतनी बहुत सारी खामियां हैं, तो बहुत से ये डाउट कर रहे थे कि हमने ये रियल एविडेंस वायरल नहीं करना चाहिए था। भर्ती बोर्ड ने उसको बाहर करके और इस मिस्टेक को सुधार दिया। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका बहुत बड़ा इम्फेक्ट गया है। ये बच्चे पकड़े गए हैं, इनका बहुत बड़ा इम्फेक्ट गया है। भर्ती बोर्ड मजबूर हो गया है कार्रवाई करने के लिए, सफाई देने के लिए, और सफाई भी ऐसी दे रहा है कि वो खुद ही कंफ्यूज है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात सही है कि गलत है। ठीक है, तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आज जो हमें मीडिया प्लेटफॉर्म जो हमें बीच में कहीं थम गया था, मिल नहीं पा रहा था, अर्जुन प्रसाद को जब हमने 13 जून से लगातार वायरल किया इको गार्डन से, हर वीडियो में, हर चैनल के माध्यम से, तो भर्ती बोर्ड मजबूर हो गया उसको बाहर करने के लिए। तो आज इसका इतना बड़ा इम्फेक्ट गया है कि मीडिया ने इसको कवर किया है, एक सामान्य व्यक्ति को भी इसके बारे में पता चला है। तो ये हमारा एविडेंस कमज़ोर नहीं है, हमारा एविडेंस और ज़्यादा मजबूत हुआ है। और जो सफाई विश्वकर्मा जी ऑफिस में बैठकर दे रहे हैं प्रेस नोट निकालकर, वो सफाई उनको कोर्ट में भी देनी पड़ेगी, उनके वकीलों को देनी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि अगर STF ने उनको सूचना नहीं दी थी तो उन्होंने बिना किसी पारदर्शिता के साथ और रिजल्ट पास आउट कैसे कर दिया। ठीक है, उनको ये जानकारी रखनी चाहिए थी, उनको ये पता होना चाहिए था कि PET करने के बाद ये कुछ लोग पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी कमी उनकी ये है कि उन्होंने स्टार्टिंग में 57 लोगों की लिस्ट जारी कर दी थी। ठीक है, जब उन्होंने 57 लोगों की लिस्ट जारी कर दी थी, तो फिर जो बाद में पकड़े गए थे उनकी लिस्ट जारी क्यों नहीं की थी? अगर वो लिस्ट जारी कर देते तो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें रहती कि ये अर्जुन प्रसाद है, इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। ठीक है, और उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जो वो सफाई दे रहे हैं कि इस पर हमें जानकारी नहीं थी, तो जो उनका PET किया था वो तो उनको अधिकारियों ने किया था, तो ये बात उनके अधिकारियों के संज्ञान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका बहुत ही अच्छा इम्फेक्ट किया है, इसको नेगेटिव ना लें। हमारे पास ऐसे ऐसे एविडेंस हैं जो हमारे पास बहुत ही बड़ी मात्रा में है, जिनको हम कोर्ट के सामने रखेंगे। 18 जुलाई को जब भर्ती बोर्ड अपना जवाब देगा तो उसके काउंटर जवाब में जो हमें 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, उसमें हम सारे एविडेंस रखेंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे एविडेंस हैं जिसमें फर्जी बच्चों के रेस्पॉन्स टाइम तक निकलवा लिए है। ठीक है, और ऐसे ऐसे एविडेंस हैं कि सबके पास FIR की कॉपी होंगी, मेरे पास कुछ उनकी चार्जशीट तक हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो तहसील में कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने फर्जी तरीके से बनवा रखे हैं, वो भी एविडेंस है मेरे पास।
तमाम एफआईआर की कॉपियां हैं, तमाम ऐसे स्टूडेंट जो अदर स्टेट से यूपी में आए हैं और उनको रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि उनको एज ए जनरल ट्रीट किया जाना चाहिए था। कुछ एविडेंस हैं जो जनरल के हैं लेकिन उनको SC ST में आरक्षण दे दिया है, कुछ ऐसे हैं जो ओवरेज हैं। ठीक है, इस लेवल तक धांधलीबाजी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप निश्चिंत रहिए। और आपको कुछ लोग जो गुमराह कर रहे हैं कि हम कोर्ट केस देख रहे हैं, हमारे अंडर में सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि टीचर खुद पैरवी कर रहे हैं। टीचरों से लगातार मेरी बातें हो रही हैं। टीचर आगे चलकर आने वाले टाइम में या तो अगले हफ्ते या 10 जुलाई के आसपास एडवोकेट से खुद मिलेंगे, खुद केस की ब्रीफिंग करेंगे और जितने भी एविडेंस हैं उन्हें काउंटर जवाब देने के लिए टीचर्स को प्रोवाइड कराएंगे। उनके साथ मैं भी रहूँगा। और जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि हमको टीचर हमारे साथ टीचर हैं और हम पैरवी कर रहे हैं, तो ये सब गलत है। टीचर उन ऐसे लोगों के किसी के भी समर्थन में नहीं है, ऐसे लोगों से बात तक नहीं करते हैं। सच्चाई ये है। और मैं इन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा, जब कोर्ट रेट के लिए फंड कलेक्ट किया जा रहा था, जब टीचर एक साथ आ रहे थे, एक प्लेटफॉर्म में, एक ग्रुप में जुड़े थे, तब ये लोग कहाँ थे? फिर जब इको गार्डन में जब तक इनके फंडिंग अकाउंट चल रहे थे तब तक तो ये इको गार्डन में थे, लेकिन बीच में ये 1 महीने के लिए गायब हो गए। 1 महीने से ये लोग कहाँ थे? जब कोर्ट का ऑर्डर कालिया जी जो हमारे एडवोकेट साहब हैं उनकी ऑफिस में पड़ा था उनके मुंशी के पेमेंट के लिए, तब ये लोग कहाँ थे? जब मुंशी के लिए छोटे मोटे कागजी कार्रवाई के लिए थोड़े बहुत अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, वो देने की बात आती है, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? अब अचानक से आके बच्चों को गुमराह करते हैं नई रिट के नाम पर कि हम नई रिट फाइल करेंगे, उससे हमें ये बेनिफिट होगा, और एडवोकेट साहब ने बोला है, इतने पैसों की डिमांड की है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें जो लोग बोलते हैं वो एडवोकेट की छवि तो ख़राब कर ही रहे हैं, ये हम लोगों की भी छवि खराब कर रहे हैं। इनका मेन मोटो ओनली फंडिंग मांगना है और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। ये आपके साथ तब तक है जब तक इनको फंड मिलता रहेगा। जिस दिन इनका फंड मिलना बंद हो गया, इनका अता पता भी नहीं चलेगा कि ये लोग कहाँ हैं। तो ऐसे लोगों से गुमराह होने से बचें और ऐसे लोगों को अपनी छवि इस्तेमाल ना करने दें। ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनका पर्दाफाश करना ही ठीक है। हमें जब नई रिट की क्या ज़रूरत है? हमारे अभी तो एक कोर्ट खुला भी नहीं है, 1 तारीख को कोर्ट खुलेगा। कोर्ट खुलने के बाद जब अगर नई रिट हम डालते भी हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग होगी, ड्राफ्टिंग होने के बाद फाइल की जाएगी, फाइल करने के बाद तब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट करने के बाद तब उस पर सुनवाई होगी। तो इसकी क्या गारंटी है कि 18 जुलाई से पहले हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि हो जाएगी। और नई रिट की ज़रूरत क्या है? जब हमारी पहली रिट धांधली के खिलाफ डली है और जो रिजल्ट आया है वो भी धांधली के खिलाफ है, उसमें भी जो भी चीज़ें निकल के आई हैं वो धांधली ही तो है कि फर्जी व्यक्ति जो FIR वाले व्यक्ति उनका नाम है, कुछ रिजर्वेशन का इशू है, कुछ ओवर एज वालों का इशू है, तो ये सारी चीज़ें आ रही निकल के, वो धांधली ही है। ठीक है, तो हम उसको सप्लीमेंट्री के थ्रू पहली वाली रिट में ऐड करा सकते हैं। जब हमारा 1 टाइम पेमेंट हो गया पहली रिट के लिए, तो फिर नई रिट की क्या ज़रूरत है? हम एडवोकेट को क्यों पैसे दें? जब हमारा 1 टाइम पेमेंट हो चुका है, हम नई रिट के नाम पर बच्चों को क्यों लुटवाएं? इनको कानून की जरा सी भी जानकारी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि इनसे आंसर की और एडमिट कार्ड एक बार मांग कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने पढ़ने में एक्टिव है और ये कितने होशियार हैं। ठीक है, आप UG PG के स्टूडेंट हो, जब आपको पता है कि ये मैं हूँ, चाहे वो नित्या भाई है, चाहे हमारे और भी साथी है जो इको गार्डन पर बैठकर लगातार आपके साथ 70 दिन से बैठे हैं, धरना चला रहे हैं, 48 डिग्री टेम्परेचर में सहते हैं, आपकी कोर्ट केस की पैरवी कर रहे हैं। टीचर हमारे साथ है, जो टीचरों का ग्रुप है, उस टीचर ग्रुप में मैं हूँ, मैंने ही उसको वो सारी चीज़ें की थी उसमें। तो इन लोगों ने किया क्या है, मेरी समझ नहीं आता। ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। ऐसे लोग हमेशा आपका फ़ायदा ही उठाएंगे, आपका साथ कभी कुछ नहीं देंगे। इनका काम है गुमराह करना लोगों को। ठीक है, ये वो वही चीज़ करना चाहते हैं जो कुछ लोग पहले कर रहे हैं। जब हमारे रिट
एक इलाहाबाद में पड़ी है, एक हमारी रेट लखनऊ बेंच में है जो 2 स्टेप आगे निकल चुकी है, एक इलाहाबाद में भी है, उस वो भी आगे बढ़ चुकी है, उसमें ही भर्ती बोर्ड को जवाब देना है, हमारी रेट में ही भर्ती बोर्ड को जवाब देना है। तो नई रेट की ज़रूरत क्या है? एक रेट में हम 10-10 सप्लीमेंट्री जुड़वा सकते हैं, कितने भी साक्ष्य उसमें ऐड करवा सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है नई रेट की? मेरे समझ नहीं आता इन लोगों के पास दिमाग कहाँ से आता है। जब भी कोई ज़रूरत महसूस होती है, फंड खुद जेब से प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है, तब इन लोगों का पता नहीं चलता है। लेकिन जब भी फंडिंग की बात आती है तो सबसे पहले आगे निकल कर आते हैं। मैंने हमेशा फंड का विरोध किया है, और मैं वो इंसान हूँ कि आपको मुझे परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने किया है वो सब लोग आप जानते हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको इतनी ही चिंता है लोगों की, उनके भविष्य की, 7.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हो, तो आप जो नई रिट की बात कर रहे हो या कोई भी इको गार्डन की खर्चे की जो भी जिस नाम पे भी आप फंडिंग मांग रहे हो, तो आप जितने भी लीडर हैं, मैं सब लीडरों को कहना चाहूँगा कि आप बाहर निकल के आइए और अपनी जेब से पैसा निकालिए। आपसे 1.25 गुना देने के लिए मैं तैयार हूँ। बच्चों से क्यों मांग रहे हो? आपको इतनी ही चिंता है तो अपनी जेब से खर्च करिए ना। वैसे तो आपके इतने इतने फ्लैट, इतनी गाड़ियाँ, लखनऊ में 3BH का फ्लैट, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो फिर दूसरों से क्यों मांगते हो? मेरी समझ नहीं आता है। और आरोप लगा देते हो, आप 7.5 लाख लोगों को गलत ठहरा देते हो, आप सही हो। और मेरे लिए जो गुमराह करने वाली बात की जाती है ना, और मेरे लिए पीठ पीछे जो बात की जाती है, मर्दों वाली बात किया करो। ये बहुत से मेरे से तो ये बोलते हैं कि राजस्थान से आया है, राजस्थानी है, इसका यहाँ क्या वजूद है? तो मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। राजस्थान यूपी मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे में दम है राजस्थान से वहाँ अपने खर्चा उठाकर और दूसरों का भी खर्चा उठाने की, तो इसलिए आ रहा हूँ। किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, सभी के हक के लिए लड़ रहा हूँ, ठीक है। और आज मैं ही वो इंसान हूँ कि तुम 7.5 लाख लोगों की जेब की सुरक्षा की गारंटी मैंने ही प्रदान की है। आज अगर मैं आगे आकर इन फंडिंग माफियाओं का विरोध नहीं करता, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जेब से निकाल के इनको फंड दे चुके होते। जो अपने मज़े के लिए ये खर्च इन्होंने किया है, और आगे भी इसी उद्देश्य से आपसे फंडिंग कर रहे हैं। इनकी मन गढ़ंत उपज है, और ये एडवोकेट को भी बदनाम करते हैं, टीचरों को भी बदनाम करते हैं, और हम जैसे जो निस्वार्थ भाव से तन मन धन से मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, हम जैसे लोगों को बदनाम करते हैं। ये कहते हैं कि ये दिखते भी नहीं है और ये सारी चीज़ें करते हैं कि हमने की है। मुझे सत्य को प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इको गार्डन में आप डेट डाल के वीडियो सर्च कर लेना, 70 दिन में से कम 40 दिन की वीडियो में मेरा चेहरा नज़र आ जाएगा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो इतनी बड़ी बात है, गर्व महसूस होता है कि लखनऊ के लोकल बच्चे नहीं आ पाते हैं, और मैं यहाँ राजस्थान से वहाँ पहुँच जाता हूँ, और मेरे को गर्व है कि आज मैं राजस्थान का हूँ और एक दूसरे स्टेट में जाकर मुझे ऐसा फील्स होता है कि मैं अपने राज्य के बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, उनके हक के लिए लड़ रहा हूँ, तन मन धन से लड़ रहा हूँ। अगर आप जो भी है, जो इतनी बड़ी बातें करते हैं, बच्चों का फेवर करने की बातें करते हैं, आपकी इतनी औकात है तो अपनी आप जेब से आकर यहाँ खर्च करिए। आपसे 1.25 गुना लगाऊंगा मैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सही गलत को पहचान लें, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है अपने फ़ायदे के लिए, कौन आपको गुमराह कर रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे प्रोटेस्ट हो, आपको पता है राघव, मैं और नित्या, हम दोनों के अंडर में ही सारी चीज़ें चल रही हैं और आगे चलेंगी भी, ठीक है। और टीचर्स का आगे डेलीगेशन जाएगा, जो हमारे एडवोकेट साहब हैं उनसे मिलेगा, जो भी सूचना है आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। हमेशा मैं, नित्या और हमारे कुछ और सहयोगी हैं, वो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और रही बात प्रोटेस्ट की, तो शांतिपूर्वक और गांधीवादी तरीके से हम डेट प्लान कर रहे हैं, जो आपको सूचना आगे हम दे देंगे इको गार्डन के अंदर रहकर। अब ये कुछ लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो ये तर्क देते हैं कि इको गार्डन में 70 दिन बैठे रहे, वहाँ बैठने से कुछ नहीं हुआ। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाइयों, अगर हमारे पास संख्या बल होगा तो हम बाहर क्या, हम इको गार्डन के अंदर बैठकर भी
ये सारी चीज़ें, सारी मांगे हैं, सरकार पर प्रेशर बना सकते हैं। चाहे वो शांति से, चाहे शांति से, संख्या बल होना जरूरी है। मैं कभी भी अशांति के पक्ष में नहीं रहा हूँ। मैं अहिंसात्मक गांधीवादी विचारों वाला व्यक्ति हूँ। कभी भी मैंने अहिंसा को जोर नहीं दिया है, और ना मैंने कभी लोगों को से कहा है कि आप हिंसा करिए, ये सारी चीज़ें। और मैं कुछ सेलेक्टेड बच्चों के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि जो मेरे को टारगेट कर रहे हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा मेरे को टारगेट करोगे, मुझे उतना ही ज़्यादा हौसला मिलेगा, और मैं उतनी ही ज़्यादा एनर्जी, ऊर्जा के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करूँगा, क्योंकि मैं राजपूत हूँ, मैं डरता किसी से नहीं हूँ। ये फिक्स है, इंसान इस दुनिया में आया है तो वो एक दिन ज़रूर मरेगा, ठीक है। और मेरा तो ये मानना है, मैं क्यों तुम लोगों के लिए इतना तन मन धन से लगा हूँ, वो उसका रीज़न है। मेरा ये मानना है कि जो इंसान इस दुनिया में आया है वो एक दिन ज़रूर जाएगा। छाती पर रख के कोई कुछ नहीं ले जाता है। सारी मोह माया, धन दौलत, प्रॉपर्टी, खेत ज़मीन जायदाद, सारी कुछ यहीं पर रह जाता है। छाती पर रख के कोई नहीं ले जाता है। जाता है तो सिर्फ अच्छाई और बुराई। और आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामने वाले का भी हक है, उसके भी कुछ सपने हैं, वो भी जीना जानता है, ठीक है। तो आप लोगों की अंदर इंसानियत होनी चाहिए। आप लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि सामने वाले को कभी भी धोखा और उसको कष्ट ना पहुंचाएं। हमेशा उसका सपोर्ट करिए, तन मन धन से सपोर्ट करिए। अगर आपके पास है देने के लिए तो आप दीजिए, ज़रूरतमंद को कभी मना मत करिए। यही मेरी पॉलिसी है, यही थ्योरी है, यही मेरी इंसानियत है। इसलिए आप सबके साथ तन मन धन से लगाऊं, और सेलेक्टेड बच्चे मेरे को टारगेट करना बंद कर दें, और मेरे को मतलब उन तथ्यों से मेरे को जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोकल प्रशासन भी जानता है। इस चीज़ की तारीफ लोकल प्रशासन भी करता है कि मैं फंडिंग विरोधी रहा हूँ, अहिंसात्मक हूँ, गांधीवादी हूँ, हमेशा शांति विचारधारा की बात करता हूँ। तो आप कितनी भी मेरे बारे में अफवाहें उड़ाइए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो काम आज हम कर रहे हैं ना, वो सेलेक्टेड बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि आप सिस्टम के अंदर जाने वाले हो। लेकिन आप अपने फ़ायदे की वजह से, आपको डर है कि अगर जितने ज़्यादा बच्चे पकड़े जाएंगे, धांधली का स्तर उतना ज़्यादा बढ़कर आएगा। अगर 10% से ज़्यादा धांधली पाई जाती है तो री एग्जाम होगा। तो आप चाहते ही नहीं हो कि फर्जी अभ्यर्थी जो भी है वो पकड़े नहीं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आज समाज सेवा करने जा रहे हो, तो आपकी खुद की जिम्मेदारी, जो काम हम कर रहे हैं वो आपको करना चाहिए। और जो अब तुम्हारे फर्जी साथी हैं, उनको खुद आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पकड़ा के दो, एक मैसेज दो। लेकिन आप अपने फ़ायदे को देखते हुए ये काम तो नहीं कर रहे हो। हम लोग जो समाज सेवा, देश के आगे के भविष्य, उत्तर प्रदेश के भविष्य को सोचकर जो हम इन फर्जियों को रोकने का काम कर रहे हैं, उसमें आप बाधा बनने का काम कर रहे हो। ये बहुत ही शर्मनाक हरकतें हैं। तो आप सब ये हरकतें छोड़ दें। जो भी हो, चाहे वो सेलेक्टेड बच्चा हो जो हमें रोकने का काम कर रहा है, हमारे बारे में अफवाह उड़ा रहा है, चाहे वो फंडिंग माफिया हो जो अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को गुमराह कर रहा है और बच्चों में ग्रुपिंग कराने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपको पूरी यूपी जान चुकी है, हर ग्रुप जान चुका है, चाहे वो 35 से वाला ग्रुप हो, चाहे 18 से वाला ग्रुप हो, चाहे मेरे ग्रुप्स हों, चाहे दूसरे ग्रुप्स हों, ठीक है। आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, टीचर आपको रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, हर बच्चा आपको जानता है। तो आपकी दुकानदारी बिल्कुल बंद है। तो आप अपना टाइम ख़राब ना करें तो ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आप दूसरा काम धंधा ढूंढ लें, क्योंकि मेरे होते हुए आपका ये धंधा नहीं चल सकता है, ठीक है। और मेरे खिलाफ जो बोलते हैं ना कि ये हम इसका ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिमाग से निकाल देना। मैं उन डरने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। और वो दम किसी में नहीं।